Chapters: 1941 Contented Lifestyle, 1942 Destiny Song, 1943 Fang Yuan's Strongest Offense, 1944 Swords Destroy Immortal Graveyard. Chapter Start. Chapter 1941 Contented Lifestyle, Emperor City का Battlefield. धमाका, हर तरफ धूल का गुबार फैल गया। जमीन फट गई, एक बहुत बड़ी खाई फैलती हुई आगे बढ़ने लगी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलते हुए सीधा एम्परर सिटी की तरफ। एम्परर सिटी की बर्बादी बस होने ही वाली थी। इस वक्त सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कुछ गू इमॉर्टल्स अभी भी एम्परर सिटी की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन इतने कम टाइम में सबकी जान बचाना किसी भी गू इमॉर्टल के बस की बात नहीं थी। अर्थ ट्रेंचेस कुदरती तौर पर बनते थे, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि अगला अर्थ ट्रेंच कहां बनेगा। लेकिन यह बात सिर्फ फैंग युआन जानता था, क्योंकि उसके पिछले जन्म में यही अर्थ ट्रेंच बना था और उसने एम्परर सिटी को तबाह कर दिया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न डेजर्ट दोनों की ही सेनाएं बिल्कुल बेखबर थी। यह अर्थ ट्रेंच उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन वेस्टर्न डेजर्ट हैरान और खुश था, जबकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट हैरान और खौफजदा। ठीक जब एम्परर सिटी तबाह होने वाला था, एक इमॉर्टल गू हाउस उभरा और जड़े रोशनी में बदलकर तेजी से आसमान में उड़ गया। वो था डिवाइन बीन पैलेस। रोको USEY। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने घबराहट में चिल्लाया, ये फैंग दी चांग कर क्या रहा है? 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस, एंसेस्टर और बाकी सब काफी हैरान द डिवाइन बीन पैलेस की यह हरकत उनके प्लान के मुताबिक नहीं थी। फैंग दी चांग इस वक्त खुद शौक में था। न सिर्फ वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसका पूरा जिस्म जाम हो गया था। डिवाइन बीन पैलेस जोर से हिला, एक अनजान ताकत उसी पूरी तरह से काबू किए हुए थी। दीवारों पर बनी पेंटिंग से एक विल का गोला उभरा। वो विल तेजी से एक इंसानी शक्ल में आ गई। वो एक नौजवान लड़का था जिसका शरीफाना अंदाज था। उसने हरे कपड़े और सफेद हेडबैंड पहना हुआ था और उसके लंबे बाल उसके कंधों तक आ रहे थे। इस विल को देखते ही फैंग दी चांग का चेहरा सफेद पद गया। वो चिल्लाया, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, इतिहास में सबसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस वाला वेनरेबल, हेवनली कोड का तीसरी जनरेशन का इमॉर्टल किंग, हेवनली लोटस सेक्ट का क्रिएटर, वही था जिसने डेमोनिक ट्रेंड को साफ किया था। उसने दुनिया में फिर से ऑर्डर कायम किया था। हाँ, यह जेनेसिस लोटस की हाई विल थी। कमीने, वो पेंटिंग में छिपा हुआ था, इसलिए मैं उसी ढूंढ नहीं पाया। फैंग दी चांग फौरन समझ गया, आखिर USEY पेंटिंग पाथ का घंटा कुछ नहीं पता था। लेकिन जेनेसिस लोटस की विल के आते ही मैंने डिवाइन बीन पैलेस से कंट्रोल कैसे खो दिया? मैं यहां बिना किसी आजादी के कैद हो गया हूं। फौरन फैंग दी चांग ने किंग चू के बारे में सोचा। उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसी लगा था कि उसने डिवाइन बीन पैलेस को पूरी तरह रिफाइन कर लिया है, लेकिन कड़वा सच सामने आ चुका था। डिवाइन बीन पैलेस में अभी भी राज छिपे था। इसका असली मालिक हमेशा से जेनेसिस लोटस की विल हाई थी। ये तरीका असली फैंग दी चांग और फैंग युआन के क्लोन दोनों के लिए एक राज था। वो इसके बारे में अनजान थे। एक वेनरेबल का इमॉर्टल गू हाउस इतनी आसानी से कैसे हाथ लग सकता था? बूम! डिवाइन बीन पैलेस जमीन पर उतरा, ठीक एम्परर सिटी के बीच में, मानो पूरे सिचुएशन पर नजर रख रहा हो। डिवाइन बीन पैलेस से हरे रंग की अनंत रोशनी फैलने लगी। रोशनी पानी की तरह हल्की थी, बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं। उसने आधे आसमान को रोशन कर दिया। पूरा एम्परर सिटी हरी रोशनी में ढक गया। रोशनी के अंदर एम्परर सिटी के कोने कोने में बनी पेंटिंग्स उभार कर सामने आने लगी। ये सब लोगों की जिंदगी की पेंटिंग्स थी। उनमें अलग अलग वक्त पर एम्परर सिटी के मंजर दिखाए गए थे। वहां बाजार लोगों से भरे हुए, दुकानदार अलग अलग तरह के सामान बेचते हुए कस्टमर्स का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे। कई घरों के आंगनों के साए थे और आंगन में लगे ऊंचे पेड़ों पर कुछ चिड़ियों के घोंसलों में छोटे बच्चे उड़ने का इंतजार कर रहे थे। पेड़ों के नीचे बच्चों का एक ग्रुप खेल रहा था और एक दूसरे के पीछे भाग रहा था। उनके चेहरों पर फ्यूचर की उम्मीद साफ दिख रही थी। एक बारात दुल्हन के घर की तरफ जा रही थी। वो लोग नॉर्थ से आए थे और दूल्हा एक बड़े घोड़े पर सवार था। उसके पीछे एक मॉर्टल गू हाउस वाली गाड़ी थी। इस तरह का मॉर्टल गू हाउस आमतौर पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट में शादियों में ही इस्तेमाल होता था और गाड़ी की सतह पर रंग बिरंगे खिले हुए फूलों से सजावट थी। गाड़ी के पीछे नौकर रहे थे जिन्होंने दुल्हन का ढेर सारा दहेज उठाया हुआ था। एक टी हाउस था। उसके दरवाजे के सामने वाली सड़क पैदल चलने वालों से भरी हुई थी और टी हाउस की ऊपर वाली मंजिल मेहमानों से भरी हुई थी जो खिड़कियों से बाहर सड़क को देखते हुए नाश्ता कर रहे थे। टी हाउस के झंडे, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए थे, सुबह की हल्की हवा के साथ लहरा रहे थे। एक पेंटिंग शाम के वक्त की भी थी। शहर के गेट के पास सड़क के कोने में एक स्टॉल था जहां एक अंधा बूढ़ा गू मास्टर
जिसके पास शायद विजडम पाथ गुवर्म था, एक फॉर्चून टेलर का काम कर रहा था, एक महिला कस्टमर के फ्यूचर के बारे में बता रहा था। चाहे शाम हो या सुबह, शहर के दरवाजे हो या हल्ला गुल्ला करते बाजार, एम्प्रेस सिटी के लोगों की सुकून भरी जिंदगियां इन पेंटिंग्स में साफ देखी जा सकती थी। बिना किसी शक के, ये एक पेंटिंग पाथ का तरीका था जो ह्यूमन पाथ की गहराइयों से भरा हुआ था। इमॉर्टल किलर मूव, कंटेंटेड लाइफस्टाइल। एम्प्रेस सिटी में सच में जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का ऐसा छिपा हुआ तरीका था? जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल एक बार एम्प्रेस सिटी में एक आम इंसान की तरह कुछ वक्त के लिए रहे थे। कहीं ये अफवाहें सच तो नहीं थी? पेंटिंग पाथ वाकई बहुत गहरा है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स खुश हो गए। वेस्टर्न डेजर्ट वालों को लगा कि सिचुएशन बिगड़ रहा है। डिवाइन बीन पैलेस एम्प्रेस सिटी के साथ जुड़ गया और एक विशाल इमॉर्टल गू हाउस बन गया। सेंटर में डिवाइन बीन पैलेस था, जबकि उसके चारों तरफ पुराना एम्प्रेस सिटी। जैसे हाई अर्थ ट्रेंच पास आया, उसका राक्षसी मुंह खुला, एम्प्रेस सिटी को निगलने की कोशिश करते हुए। लेकिन एम्प्रेस सिटी अब बदल चुका था, वो आसमान में बिना हिले डुले तैरने लगा। शहर के अनगिनत लोगों ने जोर से जश्न मनाया। वो खुशी से कूद रहे थे और चिल्ला रहे थे, वो एक यकीनी मौत से बच गए थे। लोगों का एक ग्रुप खुशी से रो रहा था, वो जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गए और पेंटिंग्स को सजदा करने लगे। अचानक हर तरफ बहुत सी नई पेंटिंग्स बन गई। अन पेंटिंग्स में इन्हीं सजदा करते लोगों के मंजर थे। यह किलर मूव, कंटेंटेड लाइफस्टाइल, आम इंसानों से ताकत खींचकर खुद को और मजबूत कर सकता था। जैसे जैसे पेंटिंग्स की ताकत लगातार जमा होती गई, वो डिवाइन बीन पैलेस में ट्रांसफर होती रही। जेनेसिस लोटस की विल इस ताकत को कंट्रोल कर रही थी। उसकी डिवाइन बीन पैलेस पर पूरी पकड़ थी। उसने फैंग दी चांग की तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ देखा। फैंग युआन, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना होगा कि तुम डिवाइन बीन पैलेस को यहाँ लाए। तुमने आम इंसानों के लिए एक तबाही को रोक दिया। यह जेनेसिस लोटस का उनके जिंदा रहते हुए किया गया अरेंजमेंट था। पिछले जन्म में डिवाइन बीन पैलेस को फैंग क्लैन यहां नहीं लाया था, इसलिए एम्प्रेस सिटी तबाह हो गया था। इस जन्म में फैंग युआन के क्लोन को एक जरिया बनाकर डिवाइन बीन पैलेस आम इंसानों को बचाने के लिए आ गया। जैसे जैसे उसके खतरे का एहसास बढ़ा, फैंग दी चांग ने जोर से छटपटाना शुरू कर दिया। लेकिन एक गहरे पावर ने उसी काबू में रखा और उसी सीधा डिवाइन बीन पैलेस की पेंटिंग में भेजे दिया। फैंग दी चांग की नजर बदल गई। जब उसने दूसरी बार देखा, तो वो पहले से हाई पेंटिंग के अंदर था। यह सीन उसके लिए काफी जाना पहचाना था। उसने एक ग्रे सफेद जमीन देखी जिसमें गहरे गद्दे द उसने पहले यहां इमॉर्टल बीन्स बोए थे। अभी तक ज्यादातर बीन्स लड़ाई में इस्तेमाल हो चुके द यहां सिर्फ कुछ अंकुर बचे थे, जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। फैंग दी चांग ने पाया कि वो फिर से हिल सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसने कितनी भी कोशिश की, वो इस पेंटिंग से भाग नहीं पा रहा था। मेन पेंटिंग के अंदर सील हो गया हूं। फैंग दी चांग ने अपने पिछले जन्म में फ्लावर लेडी के बारे में सोचा, जिसे हेवन ओवरसीइंग टावर में बनी पेंटिंग में दबाया गया था। फैंग दी चांग ने अपने में बॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो ट्रेजर येलो हेवन को भी सेंस नहीं कर पा रहा था। उसके सारे कम्युनिकेशन के तरीके बेकार हो गए थे। शांत हो जा, शांत हो जा, मेरे पास अभी भी आखिरी उम्मीद है। फैंग दी चांग ने कुछ पाल सोचा और फिर किलर मूव कर्मा डिवाइन ट्री एक्टिवेट कर दिया। शुक्र है, यह मूव पहले से ही मॉडिफाई किया जा चुका था। जैसे ही उसने इसे एक्टिवेट किया, पेंटिंग के बाहर जेनेसिस लोटस की विल के चेहरे के भाव बदल गए। ये तरीका सच में इससे बचने का इकलौता रास्ता था, यहां तक कि जेनेसिस लोटस की विल भी उसी रोक नहीं सकती थी। इसी वक्त एम्प्रेस सिटी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का फाइनल कंपटीशन चल रहा था। ये महान कंपटीशन आखिरकार अपने आखिरी पाल में था। जीतने वाले का फैसला होने ही वाला था। मैं कामयाब हो गया। सक्सेस। होंग ये और ये फैन एक साथ बोले। उन्होंने एक ही वक्त पर गू रिफाइनमेंट पूरा किया। जीतने वाले का फैसला करने के लिए एक टाइम पाथ गू मास्टर को उनके पूरा करने के सही टाइम को जांचना था। लेकिन इस वक्त जड़े रोशनी चमकी, दोनों उसमें लिपट गए और वो रोशनी उन्हें खींच कर दूर ले जा रही थी। ये जड़े रोशनी बेहद तेज थी। यह होंग ये और ये फैन को लगभग फौरन हाई डिवाइन बीन पैलेस में ले आए। डिवाइन बीन पैलेस में जेनेसिस लोटस की विल ने दांत पीस लिए। ये देखकर जड़े रोशनी से लाए गए दोनों लोग फैंग युआन के बेहद करीब द वो या तो उसके मोहरे या उसके काबिल साथी। जेनेसिस लोटस की विल ने तेजी से डिवाइन बीन पैलेस को एक्टिवेट किया। जो रोशनी ये फैन और होंग यी को लाई थी, उसने एक मोड़ लिया और वो एम्प्रेस सिटी की एक पेंटिंग में जा गिरे। दोनों को वहां सील कर दिया गया। ये क्या हो रहा है? कौन जीता?
होंग यी और ये फैन ने एक दूसरे को हैरान चेहरों के साथ देखा। वो इस वक्त किलर मूव कंटेंटेड लाइफस्टाइल से बनी एक पेंटिंग के अंदर उन्हें अपने सामने सिर्फ एक शांत और सुकून भरा माहौल दिख रहा था। इससे वो बेहद कंफ्यूज हो गए। आखिर हम हैं कहाँ? क्या एम्पर सिटी के बाहर गो इमोर्टल्स लड़ नहीं रहे? हमें कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं सपना देख रहा हूं? होंग यी ने खुद को जोर से चूती काटी। तेज दर्द महसूस करते हुए उसने दांत पीस लिए। चैप्टर 1942 डेस्टिनी सॉन्ग। हेरी फुट माउंटेन का बैटलफील्ड। 5 रंग के धुएं का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा था। दी ज़ैंगशेंग ने दहाड़ मारी और अपनी जबरदस्त ताकत से फॉर्मेशन को चीर दिया। उसका पहाड़ जैसा विशाल शरीर अभी भी आगे बढ़ रहा था। रुको इसे। एक और सब फॉर्मेशन टूट गया है। हमारे पास अभी कितने सब फॉर्मेशंस बचे हैं? सिर्फ एक बचा है। जल्दी से सब फॉर्मेशंस बनाओ। हम नहीं कर सकते, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन में अफरा तफरी मची हुई थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बहुत से गू इमोर्टल्स यहां तैनात थे, लेकिन 5 रंग के धुएं ने उन्हें रोक रखा था। चाहे फॉर्मेशन को कंट्रोल करना हो या नए सब फॉर्मेशंस बनाना, उन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ रहा था। जितना ताकतवर इंसान और जितनी ज्यादा ताकत वो इस्तेमाल करता, बैकलैश उतना हाई स्ट्रांग होता। दी ज़ैंगशेंग बेहद ताकतवर था। वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हाई सब फॉर्मेशंस को इतनी जल्दी तोड़ सकता था, और वो लगातार और मजबूत होता जा रहा था। पांचों रीजन्स की रीजनल वॉल्स कमजोर होती जा रही थी। पांचों रीजन्स की धरती की वेन्स धीरे धीरे एक हो रही थी। एम्परर सिटी तक फैलने वाला अर्थ ट्रेंच इसका सबसे बड़ा सबूत था। अर्थ ट्रेंचेस सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सेंट्रल रीजन तक फैल चुके थे। इसका मतलब था कि धरती की वेन्स का मिलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। चाहे बाकी 4 रीजन्स हो या सेंट्रल कॉन्टिनेंट, नए अर्थ ट्रेंचेस के तेजी से फैलने से अनगिनत ट्रेजेडीज और मौतें हुई। इंसानी इमोशंस उफान पर थे। दी ज़ैंगशेंग बाकी लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट से अलग था। वो धरती की वेन्स की शक्ति और इंसानों के नेगेटिव इमोशंस से मिलकर पैदा हुआ था। इस वक्त सेंट्रल कॉन्टिनेंट की धरती की वेव फैलकर पांचों रीजन्स की धरती की वेव बन चुकी थी। दी ज़ैंगशेंग की ताकत पहले से 5 गुना बढ़ गई थी। सभी रीजन्स के इंसानों में नेगेटिव इमोशंस भी तेजी से बढ़ रहे थे। इस वजह से दी ज़ैंगशेंग की ताकत और भी ज्यादा बढ़ रही थी। हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड की वजह से ड्यूक लॉन्ग लगातार मजबूत हो रहा था, और दी ज़ैंगशेंग की ताकत ड्यूक लॉन्ग से भी ज्यादा खौफनाक स्पीड से बढ़ रही थी। इसलिए भले हाई हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स यहां थी, अपनी सारी काबिलियत और जान दाव पर लगाकर भी वो दी ज़ैंगशेंग के हमले को रोक नहीं पा रहे थे। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स गुस्से में थी। हम इसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते। हमें इसे रोकना ही होगा, भले ही हम मर जाएं। कमीना ईवल ड्रैगन, मेरे रास्ते से हटो, मुझे इसे रोकने दो। ज़ैंग फेई जोंग अचानक दहाड़ा, एक भालू के सर और इंसानी जिस्म वाला देव बन गया। उसने बिना मौत के डर से हमला किया। बम! एक हल्की सी आवाज गूंजी, वो सीधा कुचल कर कीमा बन गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह रैंक 8 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का महान एक्सपर्ट दी ज़ैंगशेंग को बस एक पाल के लिए रोक पाया। ज़ैंग फेई जोंग, हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स की उंगली आंसुओं से भर गई। जरूरत के वक्त हेवनली कोर्ट के मेंबर्स ने खुद को कुर्बान करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मुझे जाने दो। अगले हाईपैल फ्लैश विप इमोर्टल आगे बढ़ी। वो एक इमेमोरियल चलता फिरता मीट ट्री बन गई, जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म था। बम! एक और हल्की सी आवाज गूंजी, फ्लैश विप इमोर्टल के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसका खून हर तरफ छिटक गया। फ्लैश विप इमोर्टल! इमोर्टल्स का ग्रुप चिल्ला उठा। जब उसकी जरूरत पड़ी, वो बिना अपनी परवाह किए आगे बढ़ गई। एक महान रैंक 8, अपनी जनरेशन की एक जीनियस, इसे सिर्फ एक सांस के लिए रोक पाई। यहां तक कि सदर्न बॉर्डर के इमोर्टल्स भी साफ तौर पर प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा करने के लिए क्या चीज उकसा रही थी? ऐसा लगता था हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स पुराने जमाने से ही ऐसे ही थे। उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ, बल्कि उसी और बढ़ाया गया। हेवनली कोर्ट में कभी भी बहादुर मेंबर्स की कमी नहीं थी। प्राइमोर्डियल ओरिजिन शायद गुजर गए थे, लेकिन उनका स्पिरिट अभी भी जिंदा था। अफसोस, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। वू शुआई के इशारे पर ड्रैगन पैलेस से अनगिनत क्लोन्स उड़कर निकले। वो प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज थे। यह ड्रीम पाथ क्लोन्स एक बड़ी वैंगार्ड सेना में बदल गए और दी ज़ैंगशेंग के आगे उड़ने लगे, आखिरी सब फॉर्मेशन पर हमला करते हुए। ये देखो! इमोर्टल्स की उम्मीद भरी नजरों के नीचे फंग जिन हुआंग खड़ी हुई। उसका जवान चेहरा संजीदगी और गंभीरता से भरा हुआ था। उसने इमोर्टल फॉर्मेशन की ताकत का इस्तेमाल करके इमोर्टल किलर मूव शैटर ड्रीम एक्टिवेट किया। बम बम बम! प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर फिजिक बॉडीज सीधे फट गए।
मौके पर हाई ड्रीम रेल्म्स के गोलों में बदल गए जो धीरे धीरे घूम रहे थे। इमॉर्टल किलर मूव, प्योर ड्रीम रियलिटी सीकर ट्रांसफॉर्मेशन। फंग जिन हुआंग ने एक और तरीका एक्टिवेट किया। यह रिस्टोर हुए ड्रीम रेल्म्स फिर से इंसानी शक्ल में आ गए, लेकिन इस बार वो फंग जिन हुआंग के थे। फंग जिन हुआंग के यहां होने से ड्रीम पाथ अब हेवनली कोर्ट की कमजोरी नहीं रही। तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? इससे पहले कि हेवनली कोर्ट की फोर्स आराम कर पाती, इस जरूरी वक्त पर ड्रैगन पैलेस से एक बड़ा फॉर्मेशन भेजा गया। 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन। 5 रंग का धूल एक बार फिर निकला और तेजी से पूरे एरिया को कवर करने के लिए फैल गया। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स की ऊर्ज खून से लाल हो गई और जू केयर ने फटी हुई आवाज में चिल्लाया, इसे तबाह कर दो। वोटेक्स स्पेस बॉय और जुन शेन ग्वांग पहले ही फॉर्मेशन की तरफ बढ़ चुके थे। बहुत देर हो गई, जहन बूडू ने फॉर्मेशन के अंदर से खुशी से कहा। उसने सबकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। इस जरूरी वक्त पर उसने पूरे फॉर्मेशन को रिपेयर कर लिया और लड़ाई में फिर से शामिल हो गया। 5 रंग का धूल फैला और सब फॉर्मेशन को कवर कर लिया। पफ पफ पफ। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स अभी भी फॉर्मेशन सेट कर रहे थे। वो बेखबर पकड़े गए और बार बार खून की उल्टियां करने लगे। ज्यादातर मौके पर ही बेहोश हो गए, जबकि कुछ तो बैकलैश से मर भी गए। ए फ्लैट तक वो सब थक चुके थे और 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन उनके लिए मौत का फरमान बन गया। और जो गू इमॉर्टल्स मेन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें बैकलैश से होने वाले जख्मों का सामना करते हुए अपनी ताकत कम करनी पड़ी। दी जैंग शेंग ने मौके का फायदा उठाया और हमला किया। वो सीधा आखिरी सब फॉर्मेशन से जा टकराया। 9 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन आखिरकार इस पैल में टूट ही गया। फॉर्मेशन टूट गया, रुकावट गायब हो गई। हेरी फुट माउंटेन जो फॉर्मेशन से छिपा हुआ था, सामने आ गया। ये पहाड़ छोटा और अनजान सा था, बिल्कुल आम सा, लेकिन इसमें इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड था। जो गू इमॉर्टल्स मेन फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, वो हेरी फुट माउंटेन पर पड़े हुए थे। फॉर्मेशन के टूटने से इन गू इमॉर्टल्स को फिर से गहरी चोट लगी। लगभग कोई भी होश में नहीं था। ज्यादातर गू इमॉर्टल्स पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि एक छोटा हिस्सा बेहोशी की हालत में था। फंग जिन हुआंग, जिसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। वो थक कर जमीन पर गिर गई और उसमें भागने की भी ताकत नहीं बची थी। इस वक्त वो सिर्फ दी जैंग शेंग को आते हुए देख सकती थी। वो मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मौत के एक मजबूत एहसास ने फंग जिन हुआंग का दम घोट दिया। क्या मैं मरने वाली हूं? इस जवान लड़की गू मास्टर ने एक मायूसी महसूस की। फंग जिन हुआंग को बचाओ, उसी बचाओ। इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड की फिक्र मत करो। सक्सेस डाउ मार्क्स का आखिरी बैच पहले हाई हेवनली कोर्ट भेजे दिया गया है। हेवनली कोर्ट की मेन फोर्स ने फंग जिन हुआंग को बचाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। ख्वाब देखना बैंड करो। सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल्स जोर से हंसे और उन्होंने अपनी ताकत से इन हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स को जितना हो सके रोकने की कोशिश की। वू योंग की अनलिमिटेड विंड भारी आवाजें करती हुई चली। इस विशाल टोर्नेडो ने बहुत सारे हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स को रोक लिया। जून शेन ग्वांग और वोटेक्स स्पेस बॉय फिर से आगे बढ़े। एक लाइट पाथ कल्टिवेट करता था, दूसरा स्पेस पाथ। उनके किलर मूव्स की एक्टिवेशन स्पीड सबसे तेज थी। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रीमी लाइट स्मोक। ड्रैगन पैलेस ने हर तरह के धमाकों को झेला और जबरदस्ती जून शेन ग्वांग और वोटेक्स स्पेस बॉय पर हमला किया। जून शेन ग्वांग और वोटेक्स स्पेस बॉय आखिरकार बच नहीं पाए। जैसे ही अनपढ़ हमला हुआ, ड्रीमी लाइट स्मोक उन्हें अपने साथ ले गया। इन दोनों को पकड़ने के बाद ड्रैगन पैलेस अपनी हद तक पहुंच चुका था और अब और लोगों को नहीं पकड़ सकता था जब तक कि इन दोनों को मार ना दिया जाए। हेरी फुट माउंटेन और इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड को तबाह कर दो। वू योंग चिल्लाया और सबसे आगे बढ़ा। वो हेवनली कोर्ट की साइड पर नहीं था और जाहिर है उसी नहीं पता था कि हेवनली कोर्ट ने अपना काम पूरा कर लिया था। भले ही वो अब इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड को तबाह कर देता, इसका बड़े पिक्चर पर कोई असर नहीं पड़ता। सोचना भी मत। आग के एक गोले ने वू योंग को रोका, जिसमें से प्रिंस फंग जियान बाहर निकला। सिर्फ तुम अकेले? वू योंग की आंख में तेज कातिलाना इरादा चमका। वो अचानक गायब हो गया और जब वो दिखा तो वो पहले हाई प्रिंस फंग जियान के पीछे था। इमॉर्टल किलर मूव, फेयरवेल फ्रेंड विंड। देखते ही दोस्त बन गए, पर अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अलविदा मेरे दोस्त। चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। वू योंग हल्का सा मुस्कराया। ये शब्द सुनकर प्रिंस फंग जियान जैसा इंसान भी, जो सालों तक नॉर्दर्न प्लेन्स में छिपकर रहा, डर से पीला पड़ गया। अगले हाई पैल, प्रिंस फंग जियान ने अपने जिस्म पर से कंट्रोल खो दिया और धीरे धीरे आगे की तरफ तैरने लगा। तैरते हुए उसके बाल, कपड़े
और हाथ पैर टूटने लगे। खमिनए, फेयरवेल फ्रेंड विंड असल में वू योंग के हाथ में है। प्रिंस फंग जियान ने मन ही मन चिल्लाया लेकिन अपने शब्द बोल नहीं पाया। वो बिल्कुल हिल नहीं सकता था, उसका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिरी रुकावट के हटने के बाद वू योंग हेरी फुट माउंटेन की तरफ एक बाज की तरह झपटा जो अपने शिकार पर हमला करता है। बचे हुए हेवनली कोर्ट मेंबर्स उनकी मदद करना चाहते थे लेकिन दूसरों ने उन्हें रोक लिया। वू योंग ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। इससे पहले कि वो नीचे उतारता, उसके हवा के दबाव से ही, जो पहाड़ जैसा भारी था, फंग जिन हुआंग हिल भी नहीं पा रही थी और उसने धीरे धीरे मायूसी में अपनी ऊँग बैंड कर ली। लेकिन जिस दर्द की उसने उम्मीद की थी वो नहीं हुआ। फंग जिन हुआंग ने शक से धीरे धीरे अपनी ऊँग खोली और देखा कि एक शख्सियत उसके सामने वू योंग को एक अभेद्य किले की तरह रोके हुए है। जैसे ही उसने इस बेहद जानी पहचानी शख्सियत को देखा, वो खुशी से चिल्ला उठी, बाबा। इस जरूरी वक्त पर आने वाला रैंक 8 गु इमॉर्टल कोई और नहीं बल्कि फंग जिउगे था। उसने लाल और सफेद रोब पहना हुआ था, एक भाले या तलवार की तरह सीधा खड़ा था। फंग जिन हुआंग की पुकार सुनकर फंग जिउगे एक तरफ मुड़ा और फंग जिन हुआंग को देखा। उसकी तेज भावों के नीचे उसकी ऊँग में गर्माहट, फिक्र और साथ ही विश्वास था। फंग जिउगे ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ फंग जिन हुआंग को सिर हिलाकर इशारा किया और फिर वू योंग का सामना किया। लेकिन सिर्फ यूएस सिर हिलाने से हाई फंग जिन हुआंग को बेइंतहा सुरक्षा का एहसास हुआ और वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। यह भी बुनियाद सुकून बिल्कुल अजीब था और इसका कोई आधार नहीं था, लेकिन फंग जिन हुआंग ने आइस्पा विश्वास किया, ये उसके बाबा फंग जिउगे थे। वू योंग की ईग से खतरनाक रोशनी निकल रही थी। फंग जिउगे, वू योंग ने ये नाम बड़बड़ाया और अपना कातिलाना इरादा जाहिर किया, तुमने मुझे पहले फैंग युआन का पीछा करने से रोका था, मैं अब तुमसे अपना हिसाब बराबर करूंगा। फिर उसने अपना किलर मूव तैयार किया, फिर से फेयरवेल फ्रेंड विंड इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए। फंग जिउगे ना तो हिला ना ही बचा, वो हवा में ही तैरता रहा और चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे धीरे गाने लगा। उसकी आवाज जादुई और गहरी थी, ये उलझनों से भरी हुई थी और बहुत यूनिक थी। वू योंग अनजाने में ही गाने से प्रभावित हो गया, उसका हमला रुक गया। शुरू में गाना पहाड़ों में बहती एक छोटी सी नदी जैसा था, धीरे धीरे बह रहा था। धीरे धीरे नदी बहते हुए लावा में बदल गई जिसने नदी की चौड़ाई को बढ़ा दिया, पहाड़ों की रंगे में एक घूमते हुए ड्रैगन की तरह। कमीने, ये कैसा गाना है? वू योंग का चेहरा एकदम बदल गया, वो मुश्किल से छटपटाने लगा। वो सबसे पास था इसलिए सबसे पहले इस मूव का शिकार हुआ। गाने ने वू योंग को बेचैन कर दिया, उसी लगा जैसे वो अपने बचपन में लौट गया हो। वो हमेशा अपनी माँ वू डूजू के साए में कैद रहता था और उसकी सख्त तालीम और पाबंदियां झेलता था। इस वक्त वो सिर्फ उनकी बातें चुपचाप सुन सकता था। अगले हाईपैल, वू योंग की ईग और भी ज्यादा खुल गई। फेयरवेल फ्रेंड विंड किलर मूव जो उसने प्रिंस फंग जियान पर पहले इस्तेमाल किया था, असल में रुक गया था। ये कैसा गाना है? यह फेयरवेल फ्रेंड विंड को भी तोड़ सकता है? वू योंग हिल गया था। प्रिंस फंग जियान को एक अलग ही एहसास हुआ। उसी लगा जैसे वो इस वक्त में लौट गया है जब उसने अपनी पहचान छिपाई थी और आखिरकार नॉर्दर्न प्लेन्स में रैंक 8 तक कल्टिवेट किया था। उसके पास एक ग्रोटो हेवन था और आखिरकार उसी खुशी का एहसास हुआ। अब यूएसईवाई नॉर्दर्न प्लेन्स की सुपरफोर्स गोंग ट्राइब का दबदबा नहीं सहना पड़ता। डेस्टिनी सॉन्ग के असर से सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स कमजोर और उदास हो गए। इसके उलट हेवनली कोर्ट वालों को आज़ाद और खुश महसूस हुआ, उनकी हालत सुधर गई और उनके जख्म भरने लगे। डेस्टिनी सॉन्ग की काबिलियत बेहद कॉम्प्रहेंसिव थी और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि ये दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सकती थी। ये कुछ ऐसा था जिसका पिछले जन्म का डेस्टिनी सॉन्ग कभी मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि वू शुआई और बाकी सब भी गाने से बंद गए थे। सिर्फ दी ज़ांगशेंग दहाड़ रहा था और जबरदस्ती गाने को सेर रहा था, अभी भी आगे बढ़ता हुआ। फंग जिउगे ने दी ज़ांगशेंग पर ध्यान लगाया। दी ज़ांगशेंग का जिस्म इतना विशाल था कि उसने लगभग आसमान और धरती को ढक लिया था, सिर्फ उसका ड्रैगन का सर ही एक पहाड़ जितना बड़ा था। फंग जिउगे उसके मुकाबले एक चींटी जितना छोटा था। लेकिन अगले हाईपैल गाने का असर दी ज़ांगशेंग पर कंसंट्रेट हो गया। दी ज़ांगशेंग को लगा जैसे वो इस वक्त में लौट गया हो जब यूएसईवाई हिडन ड्रैगन केव में कैद किया गया था। वो एक अंधेरे पिंजरे में था, हजार ख्वाहिशों और अनंत ताकत होने के बावजूद आज़ादी हासिल नहीं कर पा रहा था। लाचारी। दी ज़ांगशेंग धीमा होने लगा। वो दहा अडना और चिल्लाना चाहता था, लेकिन आखिर में उसके मुंह से सिसकियां निकली। इमॉर्टल्स शॉक में थे। यह सीन बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। फंग जिउगे ने एक हाई मूव में दी ज़ांगशेंग को हरा दिया।
यह इस युग का सबसे ताकतवर लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था। पिछले जन्म में वो ड्यूक लॉन्ग से लड़ सकता था जो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में था। अगर उसने ड्रैगन प्लस को कैप्चर ना किया होता तो उसके लिए दी ज़ैंगशेंग को इतनी आसानी से संभालना नामुमकिन होता। ये मेरी पर्सनल क्रिएशन है, डेस्टिनी सॉन्ग। अभी जस्ट पूरी हुई है, जरूर बताना कैसी लगी। फंग जिउगे गाते हुए अपनी आवाज ट्रांसमिट कर रहा था। डेस्टिनी सॉन्ग। इमॉर्टल्स, चाहे दुश्मन हो या दोस्त, सबने इस किलर मूव का नाम अपने दिलों में गहराई से उतार लिया। इस मूव के आते ही ये मशहूर हो गया। आज से दुनिया में हर कोई इसके बारे में जानेगा। किस्मत लगातार चलती रहती है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसकी जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आता? यहां तक कि फैंग युआन, यहां तक कि वेनरेबल्स भी अपने सबसे बुरे वक्त से गुजरे थे। डेस्टिनी सॉन्ग सभी जीवित प्राणियों की किस्मत के उतार चढ़ावों को बाहर ला सकता था। कभी कभी आसमान और धरती भी तुम्हारी मदद करेंगे, कभी कभी यहां तक कि हीरोज भी बचकर नहीं निकल पाते। फंग जिउगे का नोवा गाना, साउंड पाथ रैंक 8 इमॉर्टल किलर मूव, डेस्टिनी सॉन्ग। ये तो गड़बड़ हो गई। वू शुआई का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने सच में पूरा डेस्टिनी सॉन्ग बना लिया। वाकई फंग जिउगे हाई है। जान बू ने गहरी सांस ली। ये लड़ाई की सिचुएशन हेवनली कोर्ट तक पहुंची। फेरी जी वेई जाहिर है बहुत खुश थी। फंग जिउगे कॉम्प्रहेंशन की हालत में था। उसने खुद पहल की और रिवर ऑफ टाइम को एक्सप्लोर करने की रिक्वेस्ट की। कीन डिंगलिंग ने उसकी लक जांची और उसका शुभ अवसर देखा, इसलिए उसने पूरा सपोर्ट किया। इसलिए फेरी जी वे ने चुपके से एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस अरेंज करके फंग जिउगे को रिवर ऑफ टाइम में भेजे दिया। फेरी जी वे ने कीन डिंगलिंग की बातों पर विश्वास किया और उसने फंग जिउगे का पोटेंशियल भी देखा था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फंग जिउगे यूएससीवाई इतना बड़ा सरप्राइज देगा। रैंक 8 इमॉर्टल किलर मूव डेस्टिनी सॉन्ग। सिर्फ इस एक मूव ने फंग जिउगे की ताकत को पीक पर पहुंचा दिया। वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। हेवनली कोर्ट रैंक 9 फेट गू को रिस्टोर करना चाहता था और फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू को हासिल करके रैंक 10 डेस्टिनी गू को रिफाइन करने की कोशिश करना चाहता था। लॉन्जेविटी हेवन का भी यही प्लान था, लेकिन उनका टारगेट थोड़ा छोटा था। वो खराब फेट गू का इस्तेमाल करके रैंक 9 डेस्टिनी गू रिफाइन करना चाहते थे। लेकिन दोनों हाई साइड्स ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उनसे आगे एक गू इमॉर्टल असल में डेस्टिनी गू की इमॉर्टल गू रेसिपी का शुरुआती ड्राफ्ट बना लेगा। इमॉर्टल किलर मूव्स को इमॉर्टल गू रेसिपीज में कंडेंस किया जा सकता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फैंग युआन का मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू था। रिफाइन किया हुआ मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू रेसिपी किलर मूव मिरियड सेल्फ से निकला गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ इस एक मूव ने फंग जिउगे का नाम इतिहास में लिखवा दिया। एक डाओ गार्डियन के लायक ऐसा जबरदस्त टैलेंट, यहां तक कि फेरी जी वेई भी हैरान और चौंधिया गई थी। उसने अपनी हार मान ली। बाबा, आप अमेजिंग हो। फंग जिन हुआंग ने अपनी ईंट फैलाए फंग जिउगे की पीठ को देखा। उसके मन में इज्जत और प्यार हो रहा था। लड़की का दिल इस पल गर्व और खुशी से भरा हुआ था। हाँ, मेरे बाबा ने मुझे कभी निराश नहीं किया। इस वक्त फंग जिन हुआंग खुशी से झूम रही थी और मन ही मन चिल्ला रही थी, बाबा, आप सबसे अमेजिंग हो। आपके चुने कंधे हमेशा मेरा सबसे मजबूत सहारा रहेंगे। चैप्टर 1943, फैंग युआन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंस। हेवनली कोर्ट का बैटलफील्ड। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन रोरिंग वेव। इमॉर्टल किलर मूव, बॉडी फ्लिकर। ड्यूक लॉन्ग की फिगर अचानक मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के राइट साइड में आ गई। बहुत करीब। लगभग उसी वक्त मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के चारों तरफ तैरती हुई डेब्रेक सॉर्ड्स का झुंड ड्यूक लॉन्ग पर टूट पड़ा। ड्यूक लॉन्ग के शरीर पर अनगिनत ड्रैगन जैसे टटूज तैरने लगे, जो अनताकतवर तलवारों के हमलों को रोक रहे थे। ये ड्यूक लॉन्ग का मेन डिफेंसिव किलर मूव था, 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन। 9 तो बस एक अंदाजा था, इसका मतलब था अनेकों टटूज। ये एक रेयर पैसिव डिफेंसिव मेथड था और आमतौर पर ड्यूक लॉन्ग की स्किन पर छिपा रहता था, लेकिन जब कोई हमला होता तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता था और इसे मेंटेन करने के लिए ड्यूक लॉन्ग की विल या सोच की जरूरत नहीं पड़ती थी। ड्यूक लॉन्ग ने इस मूव से जबरदस्ती डेब्रेक सॉर्ड्स के हमलों को झेला, फिर अपनी मुठ्ठियां बैंड कर ली। इमॉर्टल किलर मूव, वर्ल्ड शेकिंग ड्रैगन हैमर। बूम! ड्रैगन हैमर के वार ने सीधा मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को दूर फेंक दिया। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप दूर जाकर अचानक रुक गया। आसपास की स्पेस शीशे के अनेकों टुकड़ों की तरह टूट गई। ये शीशे के टुकड़े बेहद तेज थे और जैसे ही वो मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप को छूटे, वो गहरे निशान छोड़ जाते, जिससे बहुत से गू वॉर्म्स मर जाते। डेक पर खड़ा फैंग युआन भी, उसके गाल पर एक कट लग गया। यह कैंग शानजी की काबिलियत थी,
उसने स्पेस पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल करके बैटलफील्ड में हर जगह अनगिनत ट्रैप्स लगा दिए थे, जिनकी पावर बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये सीन सिर्फ फैंग युआन के दिमाग में चमका, यह अभी हुआ नहीं था। ये था टाइम पाथ किलर मूव, थ्री ब्रेथ्स फ्यूचर विजन। थ्री ब्रेथ्स फ्यूचर विजन एक इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव था जो ही फैन की सच्ची विरासत से मिला था। ये गु इमॉर्टल को उनसे जूट फ्यूचर के 3 सांस तक का नजारा दिखा सकता था। फैंग युआन के डाओ मार्क एम्प्लीफिकेशन की वजह से इसकी पावर 1500 गुना बढ़ गई थी और इसलिए ड्यूक लॉन्ग जैसे एक्सपर्ट से लड़ते हुए भी इसका असर दिख रहा था। हालांकि यह मूव असल में सिर्फ रैंक 7 था, इसलिए यह हर बार काम नहीं करता था, कभी कामयाब होता तो कभी फेल हो जाता। अगले हाइपैल इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन रोरिंग वेव। इमॉर्टल किलर मूव, बॉडी फ्लिकर। ड्यूक लॉन्ग की फिगर अचानक मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप के राइट साइड में आ गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा थ्री ब्रेथ्स फ्यूचर विजन ने दिखाया था। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली और मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप को कंट्रोल करके दूर ले गया, अनगिनत स्पेस पाथ ट्रैप से बचते हुए। अफसोस, कैंग शानजी ने मन ही मन गहरी सांस ली, बस थोड़ा सा और फैंग युआन स्पेस पाथ ट्रैप्स में फंस जाता। वो हवा में बिना किसी हरकत के तैर रही थी, लेकिन वो चुपके चुपके स्पेस पाथ ट्रैप्स बनाकर बिछा रही थी। फैंग युआन से इतनी देर लड़ने के बाद उसकी यादों में दबे लड़ाई के तजुर्बे जाग रहे थे और उसके तरीके और भी ज्यादा माहिर हो गए थे। 3 लाख साल पहले कैंग शानजी और जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के बीच एक गुप्त समझौता होने के बाद वो हेवनली कोर्ट में चली गई थी और एक शांत जिंदगी जी रही थी, उसे कभी फिर लड़ना नहीं पड़ा। लेकिन इससे पहले कैंग शानजी का नाम और लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट का दर्जा उसने खुद हासिल किया था। फैंग युआन ने मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप को कंट्रोल करते हुए डोज किया और कैंग शानजी को ऑब्जर्व करता रहा। भले ही कैंग शानजी की बैटल स्ट्रेंथ वापस आ रही थी, उसका कॉम्बैट स्टाइल साफ था। उसने एक इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट की तरह लड़ने की आदतें बरकरार रखी थी। उसका लड़ने का स्टाइल एक जगह टिककर दूर से हमला करने, स्पेस पाथ मेथड से दुश्मनों से दूरी बनाने और फिर स्पेस पाथ ट्रैप्स बिछाने का था। उसका नेचर उसके कॉम्बैट स्टाइल से देखा जा सकता था, उसी सब्र से शिकार करना पसंद था। इसका मतलब यह भी था कि वो एग्रेसिव नहीं थी और रिस्क नहीं लेती थी। भले ही कैंग शानजी के बहुत से तरीके अभी भी रहस्यमय थे, फैंग युआन ने कैंग शानजी की डिटेल्स को समझना शुरू कर दिया था। इसके उलट ड्यूक लॉन्ग अभी भी समझ से परे था और उसी समझना आसान नहीं था। फैंग युआन ने पिछले जन्म में ड्यूक लॉन्ग से लड़ाई की थी और वो ड्यूक लॉन्ग के ZYA डिटार तरीकों को जानता था, लेकिन ड्यूक लॉन्ग का कॉम्बैट स्टाइल हमेशा बदलता रहता था। वो कभी डिफेंड करता तो कभी एग्रेसिव हो जाता। वो अचानक हमला करता और कभी बच निकलता, जिससे दूसरे लोग कोई साफ पैटर्न नहीं देख पाते। ये लड़ाई की काबिलियत सिर्फ ड्यूक लॉन्ग के लड़ाई के तजुर्बे की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके पैदाइशी टैलेंट की वजह से भी थी। जहां तक फैंग युआन की बात थी, कैंग शानजी को हराना शायद मुश्किल था, लेकिन उसके पास एक अच्छा चांस था। लेकिन उसी अभी तक ड्यूक लॉन्ग को हराने का जरा सा भी चांस नहीं दिख रहा था, जब तक वे ड्यूक लॉन्ग का डिफेंसिव किलर मूव तोड़ नहीं देता। फैंग युआन ने मन ही मन एनालाइज किया। ड्यूक लॉन्ग का मेन डिफेंसिव किलर मूव 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन था। फैंग युआन लड़ाई के दौरान इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था और उसी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी बहुत कम कामयाबी मिली। एक लड़ाई के दौरान एक ताकतवर दुश्मन के किलर मूव को तोड़ना बेहद मुश्किल होता है। 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन के मुकाबले फैंग युआन हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड को कहीं ज्यादा तोड़ना चाहता था, लेकिन इस किलर मूव का कोई निशान नहीं था। फैंग युआन के पास इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का भी कोई तरीका नहीं था। उसकी असली उम्मीद के मुताबिक स्टील लाइफ ड्यूक लॉन्ग से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन लगने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हुआ। रुको, लगता है मैंने कुछ नजरअंदाज कर दिया है। अचानक फैंग युआन के दिमाग में एक आइडिया चमका, लेकिन जब वो इस आइडिया को एक्सप्लोर करना चाहता तो एक हमले ने उसे रोक दिया। फैंग युआन को बिना देखे ही पता था कि यह डेमन जजमेंट बोर्ड का हमला है। यह रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस सच में एक सरदर्द था। इसकी कोई कमजोरी नहीं थी, इसकी स्पीड इतनी तेज थी कि यह मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप से पीछे नहीं था और इसका डिफेंस बेहद ताकतवर था। अगर यह 1 वर्सेस 1 होता तो डेमन जजमेंट बोर्ड कभी भी फैंग युआन का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें कुछ टाइम जरूर लगता। थेफ्ट पाथ मेथड्स इस इमॉर्टल गू हाउस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी के सामने उन्हें इस्तेमाल करना आसान नहीं था। फैंग युआन इस वक्त इमेमोरियल ईयर मंकी में बदला हुआ था, जो मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहा था। अगर वो अपने डाउ मार्क्स को थेफ्ट पाथ में बदल देता तो उसकी बैटल स्ट्रेंथ बहुत गिर जाती, जिससे ड्यूक लॉन्ग और कैंग शानजी को मौका मिल जाता।
जो चीज़ फैंग युआन को और भी चौकन्ना कर रही थी वो ये थी कि भले ही वो एक थेफ्ट पाथ इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट में बदल जाए और ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल करे, उसका हमला शायद डेमन जजमेंट बोर्ड पर ना लगे। और अगर लग भी गया तो शायद वो इमॉर्टल गू चुरा ना पाए। फैंग युआन की लकपात की बढ़त को कीन डिंग लिंग ने पहले ही काफी हद तक कम कर दिया था। ऊपर से डेमन जजमेंट बोर्ड में गू यू फैंग झेंग था जो लक के मामले में फैंग युआन को रोक रहा था। इसलिए थेफ्ट पाथ मेथड सिचुएशन को बदलने का सही तरीका नहीं थे। फैंग युआन इस वक्त डेमन जजमेंट बोर्ड को संभाल रहे फैंग झेंग का मूड अजीब था। क्या फैंग युआन को अपना भाई माना जा सकता है? नहीं। फैंग युआन का जिस्म बदल चुका था, उसकी आत्मा भी एक दूसरी दुनिया के डेमन की थी। तो फिर क्या वो एक अजनबी था? नहीं। बचपन की यादें मिटाई नहीं जा सकती थी, वो कभी एक दूसरे के साथ थे। गुस्सा था। फैंग युआन ने उसके साथ खिलवाड़ किया और उसकी जान की परवाह नहीं की। उसने यूएससीवाई लंग या ब्लेस्ड लैंड में डालने के पीछे जरूर कोई बुरा प्लान बनाया था। नफरत, बिल्कुल। फैंग युआन ने अपने ही क्लैन को मार डाला और वो फैंग झेंग के बचपन का साया और बुरा सपना रहा था। इन सब के अलावा और क्या? बहुत कुछ झेलने के बाद फैंग झेंग धीरे धीरे फैंग युआन को समझने लगा था और यहां तक कि उसके लिए कुछ तारीफ भी महसूस करने लगा था। इस दुनिया में लोगों को अक्सर समझौता करना पड़ता है। फैंग झेंग को अपनी कम अकली का एहसास होने लगा था और उसने खुद को समझना शुरू कर दिया था। जो एक ग्रेड एप्टीट्यूड कहलाता था वो सिर्फ एक तरह का आत्ममोह था। फैंग झेंग अब मैच्योर हो चुका था। समझ और तारीफ के अलावा फैंग झेंग फैंग युआन के लिए थोड़ा शुक्रगुजार भी महसूस कर रहा था। वो फैंग युआन का शुक्रगुजार था कि उसने उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी की, उसी दुख और तकलीफें दी। ये सब वो दौलत थी जिसने फैंग झेंग को आज जैसा बनने में मदद की। अगर लैंग या ब्लेस्ड लैंड में कॉन्टिनेंटल वॉर के दौरान मुश्किलें ना आई होती तो फैंग झेंग कैसे पिछले डेमन जजमेंट बोर्ड लॉर्ड्स के अलग अलग कल्टिवेशन एक्सपीरियंसेस को मिला पता और किलर मूव ब्लड किन हार्ट रिवेंज बना पता? फैंग झेंग ने कभी एक ऐसे दिन का सपना देखा था जहां वो फैंग युआन से लड़ सके और अपने हाथों से बदला ले सके। लेकिन अब जब वो पाल सच में आ गया, फैंग झेंग को अपनी कल्पना से बहुत अलग महसूस हो रहा था। उसी ना तो बदले की खुशी महसूस हो रही थी ना ही संतुष्टि। उसके ख्यालात उलझे हुए बहुत उलझे हुए। ड्यूक लॉन्ग, कैंग शानजी, फैंग झेंग और कीन डिंग लिंग, इनके अलावा फेरी जी वे भी है। फैंग युआन का चेहरा और भी गंभीर हो गया जब उस पर हर तरफ से हमले होने लगे। जैसे जैसे ड्यूक लॉन्ग और मजबूत होता गया और हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स का कोऑर्डिनेशन और टाइट होता गया, फैंग युआन की सारी सोच इस लड़ाई को संभालने में ही लगी हुई थी। उसकी पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने की काबिलियत लगातार गिर रही थी। चाहे किलर मूव्स एक्टिवेट करना हो या मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप को कंट्रोल करना, दोनों में बहुत एनर्जी लग रही थी। फैंग युआन को पूरे सिचुएशन से भी वाकिफ रहना था, सभी बैटलफील्ड्स पर नजर रखनी थी और चुपके से दूसरे रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को प्रभावित करना था। असल में ड्यूक लॉन्ग का ग्रुप भी उसी हालत में था। लड़ाई और भी तेज होती जा रही थी। बहुत से गू वॉर्म्स वाले ताकतवर और कॉम्प्लिकेटेड किलर मूव्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, जिन पर ज्यादा ध्यान और कंट्रोल की जरूरत थी। अगर फेरी जी वे ठीक हो गई तो चाहे वो लड़ाई में शामिल हो या पूरी सिचुएशन को संभाले, मैं नुकसान में रहूंगा। फैंग युआन की एड़ी में ठंडक चमकी। हा, ड्यूक लॉन्ग अचानक हंसा जब यूएससीवाई हेरी फुट माउंटेन की लड़ाई की ताज़ा रिपोर्ट मिली। फैंग युआन, तुम कितनी भी बार पुनर्जन्म ले लो, सब बेकार है। अपनी सारी काबिलियत इस्तेमाल करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। फैंग युआन का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसी भी हाल ही की लड़ाई की सिचुएशन पता चल गई थी। एम्परर सिटी बैटलफील्ड में उसका क्लोन फैंग दी चैंग हाथ से निकल चुका था और डिवाइन बीन पैलेस दुश्मन की तरफ हो गया था। हेरी फुट माउंटेन बैटलफील्ड में फंग जिउगे आ गया और उसने बेहद ताकतवर डेस्टिनी सॉन्ग का इस्तेमाल किया, जिसने दी ज़ानशेंग को भी कमजोर कर दिया था। हेवनली कोर्ट की नींव वाकई बहुत गहरी थी। फैंग युआन सिर्फ ड्यूक लॉन्ग के ग्रुप से हाई नहीं लड़ रहा था, वो हेवनली कोर्ट की लाखों सालों की जमा पूंजी से भी लड़ रहा था। बाहर की दुनिया की सिचुएशन भरोसेमंद नहीं थी, इसलिए सारा प्रेशर फैंग युआन के कंधों पर था। फैंग युआन की नजर अचानक बिजली की तरह तेज हो गई। सही है, अब और पीछे नहीं हट सकता। वो ड्यूक लॉन्ग की कमजोरी नहीं ढूंढ पा रहा था, लेकिन सिचुएशन के दबाव में, भले ही कोई कमजोरी ना हो, फैंग युआन को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी थी। मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप हवा में उठा, तेजी से दूरी बनाते हुए जब फैंग युआन ने एक किलर मूव तैयार करना शुरू किया। ड्यूक लॉन्ग ने पीछा नहीं किया, वो हवा में खड़ा रहा, ऊपर की तरफ ध्यान से देखते हुए। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। वो अब फैंग युआन को हल्के में नहीं ले रहा था।
कैंग शानजी ने गहरी सांस ली और बेहद सतर्क थी। कीन डिंग लिंग, फैंग झेंग और साथ हाई फेरी जी वेई जो बैटलफील्ड के किनारे आराम कर रही थी, सबने अपनी नजरें फैंग युआन पर टिका दी। यहां तक कि बिंग साई चुआन, जो पागलों की तरह रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन पर हमला कर रहा था और हेवन ओवरसीइंग टावर पर बॉम्ब बरसा रहा था, उसने भी अपना कुछ ध्यान फैंग युआन की हर हरकत पर लगा दिया। सब जानते थे कि अगली लड़ाई में जीत या हार पूरी सिचुएशन का नतीजा तय कर सकती थी। इमॉर्टल किलर मूव, 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन। फैंग युआन ने पहले 12 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स को बुलाया। यह तरीका पहले भी दिखाया जा चुका था, लेकिन पहले से अलग। 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन एक विशाल मॉन्स्टर में नहीं बदला, बल्कि एक सुनहरे हेम में बदल गया। हेम एक गाड़ी के पहिए जैसा था। उसमें 6 स्पोक्स और 12 हैंडल्स थे। हर हैंडल पर एक ईयर बीस्ट की नक्काशी थी। 12 ज़ोडिएक बैटल हेल्म मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप की तरफ उड़ा और तेजी से उसमें मर्ज हो गया। चमकदार सिल्वर मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर अचानक एक बड़ा सुनहरा साया आ गया जो उड़ती हुई रेत जैसा दिख रहा था। हर पाल अपना रूप बदल रहा था। सुनहरा साया कभी एक कुंडली मारे ड्रैगन में बदल जाता, कभी एक विशाल शेर में, कभी बांग देता मुर्गा, या फिर टक्कर मारता सांड। 12 इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के साथ पूरी तरह से मिल गए। फैंग युआन का पुराना कॉन्सेप्ट इस पल दुनिया के सामने पूरी तरह से जाहिर हो गया। उसने सच में एक एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन को एक इमॉर्टल गू हाउस में पूरी तरह से मर्ज कर दिया। कीन डिंग लिंग की एड़ी फैली रह गई। फैंग जेंग हैरान होकर देखता रहा। क्या कमाल का टैलेंट है। यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने ये नज़ारा कभी नहीं देखा था। फैंग युआन इतिहास में ये करने वाला पहला था। भले ही कहा जाता है कि एंशिएंट बैटल फॉर्मेशंस और इमॉर्टल गू हाउसेस असल में इमॉर्टल किलर मूव्स हाई हैं, फैंग युआन से पहले कोई भी इन 2 किलर मूव्स को जोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। संभाल के, वो हमला कर रहा है। कैंग शानजी हल्की घबराहट के साथ चिल्लाई। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप से एक ऐसी खौफनाक ऑरा निकल रही थी जिसने उसी भी हिला दिया। इमॉर्टल किलर मूव, डेब्रेक टॉरेंट। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप नीचे झपटा, अपने पीछे सोनिक बूम्स की एक लकीर छोड़ता हुआ। ये पहले से हाई एक शानदार रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था। उसके साथ मर्ज हुए 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन के पास भी ड्यूक लॉन्ग को टक्कर देने की ताकत थी। जब वो मर्ज हुए, उनकी ताकत एक खौफनाक लेवल तक पहुंच गई। ड्यूक लॉन्ग ने दहाड़ मारी और एक की वॉल खड़ी कर दी। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और फिर उसने ड्यूक लॉन्ग की वॉल तोड़ दी। ड्यूक लॉन्ग ने गुस्से से फिर से की वॉल एक्टिवेट की। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप ने फिर से की वॉल तोड़ दी। ड्यूक लॉन्ग ने फिर से की वॉल खड़ी की, जबकि मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप ने यूएसईवाई फिर से तोड़ दिया। 5 बार के बाद मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप की रफ्तार आखिरकार तेजी से कम हो गई। फैंग युआन मुस्कुराया। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड ईयर हंटिंग। अगले हाई पैल, मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप के नीचे रिवर ऑफ टाइम का साया अचानक बड़ा हो गया। अनगिनत ईयर बीस्ट एक विशाल लहर की तरह बाहर निकल पड़े। आसमान को धक लेने वाली यह बीस्ट सेना ने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड पर एक विशाल सुनामी की तरह हमला करना शुरू कर दिया जो सब कुछ निगल रही थी। इस बड़ी सेना में अनगिनत ईयर बीस्ट्स, जिसमें बहुत सारे एंशिएंट ईयर बीस्ट्स और यहां तक कि इमेमोरियल ईयर बीस्ट्स भी कम नहीं थे। और भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ये ईयर बीस्ट सेना फैंग युआन के इशारे पर चल रही थी। खौफनाक। सिर्फ इस एक मूव से फैंग युआन दुनिया की किसी भी सुपर फोर्स पर अकेले हमला कर सकता है। क्या वो रिवर ऑफ टाइम के सारे ईयर बीस्ट्स को बुलाना चाहता है? ये तो लगभग कॉल ऑफ द एंशिएंट की कॉपी है। बस फर्क इतना है कि रेड लोटस का तरीका पिछले गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स को बुलाता है, जबकि फैंग युआन रिवर ऑफ टाइम के ईयर बीस्ट्स को बुला रहा है। लेकिन क्या मिरियड ईयर हंटिंग सिर्फ ईयर बीस्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करता था और उन्हें कंट्रोल करने की काबिलियत नहीं थी? ये शायद 12 ज़ोडिएक बैटल फॉर्मेशन के मर्ज होने से आया क्वालिटेटिव चेंज है। हेवनली कोर्ट वाले हिल गए थे। फैंग युआन के ट्रम्प कार्ड्स वाकई बेमिसाल द। उसने बस एक इस्तेमाल किया और उसने जबरदस्त ताकत दिखाई। ड्यूक लॉन्ग, कैंग शानजी और बाकी सबको फौरन परेशानी होने लगी। इस ईयर बीस्ट सेना का पैमाना बहुत बड़ा था। ऊपर से फैंग युआन अभी भी उन्हें बिना रुके बुला रहा था। यह बीस्ट सेना एक खिलते हुए फूल की तरह हर तरफ फैल गई, हेवनली कोर्ट के हर कोने पर हमला करते हुए। हेवनली कोर्ट, जिनके पास लोगों की कमी थी, ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। कैंग शानजी ने दांत पीस लिए और लगातार स्पेस पाथ किलर मूव्स एक्टिवेट करती रही ताकि जितने हो सके यह बीस्ट्स को मार सके और मौजूदा प्रेशर को कम कर सके। संभाल के, ड्यूक लॉन्ग अचानक चिल्लाया। हाँ। कैंग शानजी को जैसे एक छोटे से चाकू का साया दिखा। उसकी एड़ी की पुतलियां सुई की नोक जैसी छोटी हो गई। उसने रिएक्ट किया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी लग चुका था।
ये कैसे मुमकिन है, इतनी तेज? मैंने साफ तौर पर अरेंज किया था। कैंग शैनजी ने विश्वास न करते हुए फैंग युआन को देखा। उसका जिस्म अकड़ गया, उसके माथे पर एक खूनी छेड़ बन गया जो उसके सर के पीछे तक चला गया। जख्म गहरे टाइम पाथ डाउ मार्क्स से भरा हुआ था जिसे एक लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट की सेल्फ रिकवरी भी ठीक नहीं कर सकती थी। इमॉर्टल किलर मूव, टाइम कटिंग एज। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बो क्लैन का सबसे बड़ा तरीका था। जब ये चाकू चला दिया जाता तो ये कभी चूक नहीं था, जिसे भी लगता उसकी मौत पक्की थी। इसने एक बार पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को डर से हिला दिया था। इस किलर मूव के कॉन्टेंट्स बेहद कॉम्प्लिकेटेड थी और इसके स्टेप्स हमेशा बदलते रहते थे। फैंग युआन के तरीकों में यह कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में नंबर 1 था, इसमें कोई शक नहीं। और भी अजीब बात इसकी एक्टिवेशन कंडीशंस थी। इसका एक्टिवेशन टाइम 3 सांस से ज्यादा नहीं हो सकता था। इसके लिए फैंग युआन को हर बार इस मूव को एक्टिवेट करते वक्त सप्लीमेंट्री किलर मूव श्रिंक टाइम इस्तेमाल करना पड़ता था। इसका साइड इफेक्ट भी खौफनाक था। हर बार जब इसे इस्तेमाल किया जाता, इससे जुड़ी यादों का एक हिस्सा गायब हो जाता था। ये एक इरेजर की तरह था, दुश्मन को मिटते हुए खुद को भी खत्म करता था। कैंग शैनजी को लगने के बाद फैंग युआन का दिमाग फौरन खाली हो गया। टाइम कटिंग एज की ZYA डिटार यादें धुंधली हो गई। इस रेट पर जब मैं इससे ड्यूक लॉन्ग पर हमला करूंगा तो मैं इस मूव को पूरी तरह से खो दूंगा। फैंग युआन का दिमाग बर्फील मैदान की तरह शांत था। उसने ड्यूक लॉन्ग पर एक नजर डाली। अनजाने में ड्यूक लॉन्ग कुछ कदम पीछे हट गया। बूम! एक जोर की आवाज गूंजी जब कैंग शैनजी जमीन पर गिर गई। उसका जिस्म हवा में ही अपने असली रूप में लौट गया, एक विशाल हरे बेल में बदल गया। ये हरी बेल कभी आसमान को थामे हुए थी और एक बेहद आकर्षक आसमानी स्तंभ की तरह थी, लेकिन अब यह इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में बिना हिले डुले गिरी हुई थी और उसमें कोई जान नहीं बची थी। इस टक्कर से इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को जो नुकसान हुआ वो पिछले सारे नुकसानों के जोड़ से कहीं ज्यादा था, लेकिन ड्यूक लॉन्ग को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी नज़र फैंग युआन पर टिकी हुई थी। उसी पूरी तरह से कंसंट्रेट करना होगा ताकि उसी कम से कम 1500 गुना एम्पलीफाइड टाइम कटिंग एज को रोकने का मौका मिल सके। डेमन जजमेंट बोर्ड में फैंग झिंग का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका सर पसीने से भीग गया जब उसने जमीन पर गिरे विशाल हेवन विन को देखा। उसके पीछे खड़ी कीन डिंगलिंग एक मूर्ति की तरह सख्त हो गई थी। अगर ये मूव डेमन जजमेंट बोर्ड पर लगा होता तो क्या हम उसे रोक पाते? यही शक दोनों के दिमाग में चमका, लेकिन किसी में भी ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि वो इससे बच सकते हैं। यह मूव बहुत खौफनाक था। एक हाई मूव में पता नहीं कैंग शैनजी जिंदा भी थी या नहीं, उसकी ऑरा का पता नहीं चल रहा था। डरो मत, उसने इस मूव को छुपाने के लिए मिरियड ईयर हंटिंग की ऑरा का इस्तेमाल किया है। अगर वो इस मूव को अकेले इस्तेमाल करता तो इसकी ऑरा बहुत बड़ी होती और छिपाई नहीं जा सकती थी। जरूरी वक्त पर फेरी जी वे की बातें पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। वाकई एक विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट है। फैंग युआन ने ठंडी सांस ली जब उसकी कमजोरी पकड़ी गई। ड्यूक लॉन्ग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अगले हाईपैल फैंग युआन ने मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप छोड़ दिया और अकेले ही आगे बढ़ा। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। ड्यूक लॉन्ग का दिल हिल गया। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड बीइंग्स असिमिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इमॉर्टल किलर मूव, इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन। रो! फैंग युआन फौरन एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन। ड्रैगन 300 मीटर से ज्यादा लंबा था। उसके 2 सींग लंबे और न्यूक्लियर। उसकी गिनी चांदी जैसी सफेद थी। उसकी स्केल्स बिल्कुल सफेद थी और उनसे घनी स्वॉर्ड इंटेंट निकल रही थी। फैंग युआन के सारे डाउ मार्क्स स्वॉर्ड पाथ डाउ मार्क्स में बदल गए, और सब जानते थे कि स्वॉर्ड पथ की खासियत हमले में थी। इस पैल आखिरकार फैंग युआन ने अपना सबसे ताकतवर अटैकिंग फॉर्म दिखा ही दिया। चैप्टर 1944 सॉर्ड्स डिस्ट्रॉय इमॉर्टल ग्रेवयार्ड रॉ। जालिम इमेमोरियल ड्रैगन ने दहाड़ मारी, अपनी पूंछ घुमाई और आगे बढ़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसने अपनी जगह पर एक सफेद परछाई छोड़ दी। बम! डेमन जजमेंट बोर्ड सीधा टकराया और एक टूटते तारे की तरह नीचे गिरा। ड्यूक लॉन्ग फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। फैंग युआन मुस्कुराया और अचानक हवा में उठ गया, पीछे एक परछाई छोड़ता हुआ। हवा में वो अचानक एक बेहद एक्टिव स्टेट से बेहद शांत स्टेट में आ गया और उसकी ऑरा फट पड़ी। स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, ट्रिपल लेड स्वॉर्ड वेव। कम से कम 1500 गुना एम्पलीफाइड इस ऑफेंसिव किलर मूव की ताकत पहले से बिल्कुल अलग थी। विशाल लहरें उठी और पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। चांदी जैसी सफेद लहरों की हर एक बूंद में स्वॉर्ड पथ की ताकत थी और वो बेहद तेज थी। स्वॉर्ड वेव्स ने ना तो डेमन जजमेंट बोर्ड को टारगेट किया ना हाई ड्यूक लॉन्ग को, बल्कि उन्होंने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड पर हमला किया। शुरू से ही
फैंग युआन का असली टारगेट इमॉर्टल ग्रेवयार्ड था। ड्यूक लॉन्ग ने दांत पीस लिए और सेल्फ मूविंग ड्रैगन ची वॉल का इस्तेमाल किया। ची वॉल स्वॉर्ड वेव्स को सिर्फ 8 सांस तक ही रोक पाई और फिर टुकड़े टुकड़े हो गई। ड्यूक लॉन्ग के मुंह से एक हल्की कराह निकली और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो की वॉल किलर मूव को फिर से इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ऊंची उठती स्वॉर्ड वेव्स पहले हाई इमॉर्टल ग्रेवयार्ड तक पहुंच चुकी थी। हेवनली कोर्ट पहले आसानी से डिफेंड कर पा रहा था क्योंकि कैंग शानजी के स्पेस पाथ मेथड्स दूरी को कम या ज्यादा कर सकते थे। इससे ड्यूक लॉन्ग को बार बार की वॉल एक्टिवेट करके डिफेंस खड़ा करने का काफी टाइम मिल जाता था। लेकिन अब जब कैंग शानजी की जान चली गई थी और वो जमीन पर मुर्दा पड़ी थी, वहां स्पेस पाथ मेथड्स का कोई प्रोटेक्शन नहीं था। ड्यूक लॉन्ग के पास की वॉल किलर मूव को दोबारा एक्टिवेट करने का टाइम नहीं था। ड्यूक लॉन्ग रैंक 9 नहीं बल्कि फैंग युआन की तरह रैंक 8 था। फैंग युआन के डाउ मार्क्स उससे कहीं ज्यादा थे और वो सिर्फ हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड पर ही भरोसा कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब तक भले हाई ड्यूक लॉन्ग लगातार मजबूत हो रहा था, उसके और फैंग युआन के बीच अभी भी कुछ फासला था। खासकर जब फैंग युआन ने अपने ट्रम्प कार्ड्स दिखाए और अपना सबसे ताकतवर अटैकिंग फॉर्म जाहिर किया। नहीं, ड्यूक लॉन्ग ने एक दुखी और गुस्से से भरी दहाड़ मारी जब उसने स्वॉर्ड वेव्स को इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को निगलते और उस पर से गुजरते देखा। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में सो रहे गू इमॉर्टल्स बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाए, उन्हें स्वॉर्ड वेव्स ने टुकड़ों में काट दिया। यहां तक कि विशाल वास्ट हेवन विन को भी बेहद तेज स्वॉर्ड वेव्स लगातार काट रही थी। कैंग शानजी पूरे प्रोसेस के दौरान नहीं जागी, ऐसा लगता था कि वो सच में मर चुकी थी। डेमन जजमेंट बोर्ड हवा में उठा लेकिन फैंग जेंग हैरान था। उसने सच में कर दिखाया, उसने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को तबाह कर दिया। द इमॉर्टल ग्रेवयार्ड। फैंग जेंग के मुकाबले फेरी जी वेई और कीन डिंग लिंग का रिएक्शन ज्यादा बड़ा था। वो अनुभवी रैंक 8 दी और हेवनली कोर्ट के असली मेंबर्स। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड सिर्फ हेवनली कोर्ट का एक जरूरी हिस्सा नहीं था, बल्कि उनके लिए एक आध्यात्मिक पवित्र स्थल था, जिसे अब फैंग युआन ने अपवित्र कर दिया था। अंदर सो रहे अनगिनत पूर्वजों को मुर्गियों की तरह मार दिया गया बिना किसी मुकबल के। फैंग युआन, मैं चाहती हूं कि तुम मारो। कीन डिंग लिंग दुख में चिल्ला उठी। हमने आप सबको निराश किया, सीनियर्स। एक जोर की आवाज के साथ ओल्ड मैन झेंग युआन सेंट्रल ग्रेट हॉल में जमीन पर घुटनों के बाल गिर गया, चुपचाप रोता हुआ। फेरी जी वेई को लगा जैसे उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया है। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को भारी नुकसान पहुंचा था, और हेवनली कोर्ट की लीडर और प्लानर होने के नाते वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती थी। ये मैं हूं, मैं बहुत नाकाबिल हूं। दुख के आंसू फेरी जी वेई के चेहरे से बहने लगे। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में तस्वीरें तेजी से हिलने लगी। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की परछाई एक मूव करना चाहती थी, लेकिन लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की परछाई ने यूएसईवाई मजबूती से पकड़ रखा था। वो सिर्फ फैंग युआन को हेवनली कोर्ट के मेंबर्स को मारते हुए और इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को तबाह करते हुए देख सकती थी। हैरानी और गुस्सा स्टार कॉन्स्टलेशन की परछाई के चेहरे पर साफ था। उसकी नजर बर्फीली ठंडी थी जब उसने अपने दुश्मन को देखा। अच्छा, बहुत अच्छा। लिमिटलेस की परछाई मुस्कुराई, ये काफी अच्छा है। जब मैंने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था, मैं भी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को तबाह करना चाहता था। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि यूएस वक्त वेरिएंट ह्यूमंस की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा थी, और इंसानों के बारे में सोचते हुए मैंने कोई मूव नहीं किया। HMPH, तो क्या हुआ अगर तुमने इमॉर्टल ग्रेवयार्ड या पूरा हेवनली कोर्ट हाई तबाह कर दिया? जब तक तुम फेटगू को तबाह नहीं करते, जब तक हेवंसविल इंसानों का साथ देती रहेगी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट एक दूसरा हेवनली कोर्ट या तीसरा या चौथा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड बना सकता है। स्टार कॉन्स्टलेशन की परछाई ने जवाब दिया। तुम सही कह रही हो। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की परछाई ने एक ठंडी सांस ली। फेटगू तुम्हारे हेवनली कोर्ट का मूल कारण है। जब तक वो रहेगा, तुम्हारा हेवनली कोर्ट चाहे कितना भी नुकसान उठाए, खड़ा रहेगा। बल्कि तुम जितनी ज्यादा हार का सामना करोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। पुराने खत्म हो जाएंगे और नया खून आएगा। तुम नए युग की लहरों के और करीब आ जाओगे। युग लगातार बदलते रहते थे और गू इमॉर्टल कल्टिवेशन भी बिना रुके डेवलप होती रहती थी। की पथ और स्ट्रेंथ पथ का उत्थान और पतन इसका सबूत था। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने उस वक्त इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को इसीलिए नहीं छुआ था। युग से पीछे रह गए की पथ और स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल्स को छोड़ देना बेहतर था, बजाय इसके कि हेवनली कोर्ट बड़ी मात्रा में रूल पाथ, विजडम पाथ और दूसरे पाथ्स के गू इमॉर्टल्स को अब्जॉर्ब करके वापस उभरे। मैं सच में क्यूरियस हूं, अब जब इमॉर्टल ग्रेवयार्ड तबाह हो गया है, तुम वहां कितनी देर तक टिक सकती हो? लिमिटलेस की परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा। स्टार कॉन्स्टलेशन की परछाई अब शांत नहीं रह सकी। तुम बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर रहे हो और इंसानियत के राज का अंत ला रहे हो।
तुम एक ह्यूमन वेनरेबल कहलाने के लायक नहीं हो। लिमिटलेस की परछाई ठंडा सा मुस्कुराई। मेरा नी बॉडी उस वक्त इस जिम्मेदारी से बंधा हुआ था, लेकिन अब क्या इंसानियत ने ये लक्ष्य पहले ही हासिल नहीं कर लिया है? इंसानों को अब एक और भी बड़े लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है? स्टार कॉन्स्टलेशन की परछाई ने अपनी एंड सिकोड़ ली, एक अजीब सी खामोशी में चली गई। फैंग युआन, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ड्यूक लॉन्ग दहाड़ा। उसका गुस्सा और नफरत हद से ज्यादा बढ़ चुके थे और वो बिना कुछ सोचे समझे फैंग युआन की तरफ बढ़ा। फैंग युआन ने बचाव किया और ड्यूक लॉन्ग से नहीं लड़ा। उसने ट्रिपल लेड स्वॉर्ड वेव एक्टिवेट करना जारी रखा। स्वूश, स्वूश, स्वूश। इमोर्टल ग्रेवयार्ड पूरी तरह से स्वॉर्ड वेव से ढक गया। स्वॉर्ड वेव्स जमीन के अंदर तक खोद रही थी, किसी भी सोए हुए इमोर्टल को छोड़ने के मूड में नहीं थी। हेवनली कोर्ट की लाखों सालों की कमाई एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। ड्यूक लॉन्ग के बाल बिखरे हुए उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसकी ऊँख खून से लाल थी। इमोर्टल ग्रेवयार्ड पर हर हमला उसके दिल पर एक वार जैसा था। उसका अंदर से खून बह रहा था और वो दुख से भर गया था। इमोर्टल किलर मूव, ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग। इस नाजुक मोड़ पर ड्यूक लॉन्ग ने गुस्से से दहाड़ मारी। उसकी बैंगनी ड्रैगन स्केल्स उड़कर उसके खून में मिल गई और ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स में बदल गई। वो हर शक्ल और साइज के हर तरह के रूप में। वहां रैंक 6, रैंक 7 और यहां तक कि रैंक 8 ड्रैगनमैन भी थे। ड्यूक लॉन्ग एंस्लेवमेंट पाथ गू इमोर्टल नहीं था, लेकिन उसके पास एक वैसा हाई किलर मूव था। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव है जिसमें ह्यूमन पथ की गहराई है। फैंग युआन की पुतलियां सिकुड़ गई और उसने तंज कसा। ड्यूक लॉन्ग, ओह ड्यूक लॉन्ग, तुमने इस वक्त ड्रैगनमैन रेस का कत्ल आम किया था, तो वजह यह थी कि उन्हें एक किलर मूव में रिफाइन करना था। हाँ, तुम्हारा ये काम किसी डिमोनिक इमोर्टल से अलग कैसे है? तुमने नैतिकता और एथिक्स को नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपने ही खून और परिवार को रौंद दिया। तुमने न सिर्फ अपने सारे बच्चों और पोतों पोतियों को मार डाला, बल्कि उन्हें पपेट्स में बदल दिया ताकि वो तुम्हारे लिए लड़ सकें। ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन के इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी ऊँख में गहरा दुख था जब वो फिर से फैंग युआन की तरफ बढ़ा। उसी वक्त बड़ी संख्या में ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स एक खिलते हुए फूल की तरह फैल गए, स्वॉर्ड वेव्स और अनगिनत एयर बीस्ट्स को रोकते हुए। ड्यूक लॉन्ग के लेवल पर वाकई कोई साफ कमजोरी नहीं थी। हेवनली कोर्ट में एक बड़ी अफरा तफरी वाली लड़ाई शुरू हो गई। डेमन जजमेंट बोर्ड या बीस्ट सेना में खून की नदियां बहा रहा था, लेकिन डेमन जजमेंट बोर्ड के अंदर का माहौल बहुत भारी था। कीन डिंगलिंग और फैंग जेंग दोनों चुप थे। ड्यूक लॉन्ग का ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग किलर मूव वाकई ड्रैगनमैन रेस के मेंबर्स का इस्तेमाल कर रहा था। फैंग युआन का इल्जाम झूठा नहीं था। कोई हैरानी नहीं कि ड्यूक लॉन्ग इस मूव को कम ही इस्तेमाल करता था। उसी अब फैंग युआन की वजह से इसे इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत से ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स ने इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन को घेर लिया। फैंग युआन ठंडा सा मुस्कुराया। उसने पहले हाई ट्रिपल लेयर स्वॉर्ड वेव एक्टिवेट कर दिया था। अब उसने एक और इमोर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया, गोल्डन थ्रेड स्वॉर्ड। फौरन स्वॉर्ड ड्रैगन का जिस्म धुंधला हो गया और उसकी हर स्केल से हल्की पीली रोशनी निकलने लगी। हर स्केल से अचानक एक सुनहरा धागा निकला। इमेमोरियल स्वॉर्ड ड्रैगन पर जितनी स्केल्स थी उतने ही सुनहरे धागे निकले। वो बेहद तेज थे। सुनहरे धागों ने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को चीर दिया। घेरा डाले हुए ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे जब अनगिनत सुनहरे धागे उनसे गुजरे। बम बम बम। इतनी भारी चोट लगने के बाद यह ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख पाए और धीरे से फट गए, वापस स्केल्स और खून की बूंदों में बदल गए। फैंग युआन ने अपने आसपास के सारे दुश्मनों को साफ कर दिया। स्वॉर्ड वेव्स जो उसने थोड़ी देर पहले एक्टिवेट की थी अभी भी फैल रही थी जब वो लहरों पर सवार होकर नीचे आया। इमोर्टल ग्रेवयार्ड पहले ही साफ हो चुका था। सबसे बड़ा वेरिएबल खत्म हो चुका था और अब फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग की तरफ हमला किया। कैंग शैनजी में कोई जान नहीं थी। उसकी बेल जैसा शरीर भी बुरी हालत में था। डेमन जजमेंट बोर्ड अकेले फैंग युआन से नहीं लड़ सकता था। अगर ड्यूक लॉन्ग गिर गया तो फैंग युआन को कौन रोक सकता था? इमोर्टल किलर मूव, 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड। ड्रैगन के पंजे कास के बैंड हो गए। फैंग युआन की ऑरा अचानक इतनी गिर गई कि लगभग ना के बराबर हो गई। हालांकि ड्यूक लॉन्ग के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी थी। वो आगे बढ़ा। उसकी बैंगनी सुनहरी ड्रैगन शेप्ड की लगातार झिलमिला रही थी और उसकी शक्ल दिख और गायब हो रही थी। हर दिशा में घूमते हुए वो पागलों की तरह बचने की कोशिश कर रहा था। पहली तलवार। फैंग युआन की ड्रैगन पुतलियों से एक अजीब रोशनी निकली जब उसके पंजों से एक तलवार की रोशनी निकली। तेज, बहुत तेज। तलवार की रोशनी की स्पीड विश्वास से परे थी।
ड्यूक लॉन्ग ने अभी रोशनी को फैंग युआन के पंजों से निकलते देखा ही था कि उसने पाया तलवार की रोशनी पहले ही उसके सामने थी। एक लगभग नामुमकिन सिचुएशन में उसने जबरदस्ती अपने जिस्म को एक तरफ घुमा दिया। तलवार की रोशनी उसके पास से गुजर गई। खून के छींटे उड़े। एक बड़ा सा घाव उसके बाएं कंधे से उसकी बाएं छाती तक फैल गया। घाव बिल्कुल साफ था। हड्डियां, स्केल्स और यहां तक कि बाएं फेफड़े का एक हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया था। 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड वाकई खौफनाक था। अगर ये ड्यूक लॉन्ग के सर पर लगा होता तो वो फौरन कट गया होता। लड़ाई शुरू होने के बाद से ये पहली बार था जब ड्यूक लॉन्ग ने एक जानलेवा खतरा महसूस किया। उसी ऐसा एहसास हुए बहुत वक्त हो गया था। ड्यूक लॉन्ग ने एक जोर की दहाड़ मारी और बिजली की तरह फैंग युआन की तरफ लपका। फैंग युआन ने मन ही मन ताली बजाई। 5 फिंगर फिस्ट हार्ट स्वॉर्ड की हर तलवार को तैयार होने में टाइम लगता था। ड्यूक लॉन्ग ने इस कमजोरी को देख लिया और हमला करने का मौका उठाया। फैंग युआन का ड्रैगन जिस्म हिला और वो पीछे हटा, ड्यूक लॉन्ग से कुछ दूरी बनाने की कोशिश करते हुए। स्वॉर्ड पाथ का ऑफेंसिव एडवांटेज साफ था। अगर ये कोई आम दुश्मन होता तो फैंग युआन सीधा उसी चीर देता। लेकिन ड्यूक लॉन्ग एक बेहद ताकतवर एक्सपर्ट था। वो लापरवाही नहीं कर सकता था। चैप्टर एंड।